वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 15 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की है 12 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची और हमारे जो आज का दिन है वो काफी गर्मी है सुबह में, लेकिन खैर चलें जी, थोड़ी बहुत हवा चलती रहती है जिससे थोड़ी ढारस जो है वो बंदी रहती है। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आज साहब ने सुबह ट्विटर नहीं चलाया। ट्विटर पे आज काफी ट्रैफिक है, आपको पता है। रात गए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से आवाम ट्विटर पे काफी एक्टिव हुई हुई है। सो आई थिंक हमारी वैसे भी आपको पता है कि सब VPN पे ही लगे होते हैं जिन्हें यूज करना होता है। वजीर आजम से लेकर तो वजीर दाखिला से लेकर तो सारे के सारे लोग, यानी जो बैन लगाने वाले हैं वो VPN यूज कर रहे हैं, तो फिर आवाम भी यूज कर रही है, तो देख लेते हैं भाई। तो आपको लेकिन पता है कि रात में ब्रेकिंग डेवलपमेंट काफी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आई थी पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के हवाले से, जिनको उनके मुखालफिन यूट्यूबर कह के पुकारते हैं। और चलें जी, 7:20 हो गए। तो आपको अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी जो कम्युनिटी है विच इज द सनराइजर्स कम्युनिटी, उसमें भी जो है वो मैसेज चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने आज का मैसेज जो है वो पोस्ट कर दिया है। और मैं जरा माजरत हुआ, मैंने आते हुए शायद 15 जोश खिताबत में 15 जुल्हज बोल दिया था। इट्स 5 आज 5 जो है वो जुल्हज है और 5 जुल्हज है नेचुरली। 15 जुल्हज तो उसका मतलब ये कि बकरीद हो भी गई और हम उसके बाद वापस आ गए होंगे। 15 जुल्हज तक हमारी छुट्टियां जो है वो भी खत्म हो जाएंगी, बल्कि 15 जुल्हज तक हमारी छुट्टियां वेल खत्म हो चुकी होंगी। अब छुट्टियों का क्या हिसाब है इसका हमें पता नहीं है। ईद जो है वो मंडे को आ रही है, परफेक्टली प्लेस्ड ईद है ऑन द वीकेंड, और वीकेंड के साथ लगी हुई, तो वीकेंड पे छुट्टी होगी, फिर 3 दिन की छुट्टी दी जाती है आमतौर से बकरीद की। तो 5 दिन की जो है वो मुकम्मल तौर से तातीलात जो है वो आने वाली हैं। सो यानी इसका मतलब ये कि अगले हफ्ते इस टाइम पे आई विल बी रिज्यूमिंग माई शो, बिकॉज हम तीसरे दिन हमारी ट्रांसमिशन, नॉर्मल ट्रांसमिशन जो है वो वापस आ जाती है। सो वी विल बी डूइंग दैट शो देयर, सो आई विल बी देयर एज वेल इंशाअल्लाह अज़ीज। सब कुछ खैर खैरियत रही, वरना कुछ पता नहीं होता कि क्या होता है सिलसिला। चले जी, अभी क्या सिचुएशन है? हाँ यार, वैसे वाकई अभी लग रहा है काफी सख्ती हुई हुई है। अच्छा, कोई किसी भी जगह पे ट्विटर चल नहीं रहा है फिलहाल। जाहिर है फिर चलने को तो चल सकता है, लेकिन जो फ्री टू एयर ट्विटर होता है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। चलें जी, मैसेजेस आप लोग देखिए जब तक मैं जरा लॉग इन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फेसबुक पे भी करते हैं। थैंक यू सो मच। शलीना ने मैसेज भेजा हमें, आपने गुड मॉर्निंग भेजा है। इसके अलावा इस्लामुल हक ब्लास्टर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम टू यू टू माय फ्रेंड। एंड देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक, अदील योर प्रेफरेंस ओपन मिल्क और पैकेज मिल्क? माई प्रेफरेंस इज, यार वैसे मैं ज्यादातर अब पैकेज मिल्क ही इस्तेमाल करता हूँ। सो या ओपन मिल्क भी कोई यार इतना आई थिंक अवॉइड कर रहे हैं आजकल हम लोग। जरा खुला दूध बाहर का मार्केट का अवॉइड ही कर रहे होते हैं। इवन दो आपको पता है कि ये खुले दूध के हवाले, माफ कीजिएगा, पैकेज दूध के हवाले से भी हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई इस तरह की जो है ना वो चीज आ रही होती है जिसको देख के दिल दुख जाता है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार। अच्छा जी, लेकिन मैं आई स्टिल प्रेफर डब्बे का दूध। या ओके, रोमाना जलील कहती हैं एंजॉयड योर लाइव कमेंट्री यस्टरडे, कन्वे माय लव टू प्रिंसेस सारा। बिल्कुल जी, सारा को आपका लव मैं जो है कर दूंगा। और कल अच्छा मजेदार सा शो रहा, मैच भी चल रहा था साथ साथ, और हम जरा करंट अफेयर्स की भी बात कर रहे थे। सो खबरें क्या क्या थी, सो इट वाज अ नाइस, इस वजह से था बिकॉज जीत गया मैच पाकिस्तान। यही मैच हार रहा होता तो इतना गुस्सा आना था, जाहिर बात से। खैर एनीवे, आई थिंक कल पाकिस्तानी आवाम की काफी बड़ी तादाद में मैंने जो है ना वो इस मैच के हवाले से, बिल्कुल वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, लॉट ऑफ पीपल आर ओब्लिवियस टू दिस गेम। आई मीन दे वर जस्ट डिडंट केयर अबाउट द गेम येस्टरडे। और ताबिश का एक क्लिप मैं अभी ट्विटर में देख रहा था कि हमारी क्रिकेट टीम को ये सोचना चाहिए कि लोग नाराज होने के बजाय उनको ये सोचना चाहिए कि लोग उन पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर रेलिवेंट। जिस दिन आप रेलिवेंट नहीं रहेंगे उस दिन लोग आप पे तनकीद करना भी छोड़ देंगे और उस दिन आप पर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और ज़ाहिर है आपकी औकात, यानी आपकी जो
कहना चाहिए कि रिकग्निशन वो शायद किसी पाकिस्तान के बेचारे हॉकी प्लेयर या वॉलीबॉल प्लेयर की हो जाएगी जिसको कोई भी नहीं जानता होगा और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता होगा. तो लोगों की इस तनकीद को बड़े दिल के साथ कबूल कीजिए. अच्छा जी, रादर देन उस पर जो है रोना धोना जो है वो मचाया जाए. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं Elon Musk has dropped his lawsuit against OpenAI and CEO Sam Altman, ending a month-long legal battle between the two co-founders of the AI startup. पता नहीं Elon Musk घुस जाता है केसों में, बाद में इसको अंदाजा होता है कि यार बहुत एब्रप्टिव डिसीजन मेकिंग है Elon Musk की. आप देख रहे हो जैसे जैसे वो आपको पता है कि अपनी एक ढलती उम्र में जो है वो जाता जा रहा है, इसकी डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा उसकी डिसीजन मेकिंग और इरेटिक जो है वो होती जा रही है. सो बहरहाल इन्होंने एक केस फाइल किया था सैम ऑल्टमैन और OpenAI पे, और वो केस ये था कि OpenAI जो है उसका जो मेन फाउंडेशन थी वो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, बट दे आर नॉट एक्टिंग लाइक दैट. याद रहे जी, OpenAI में जो ChatGPT बनाने वाले हैं, Elon Musk was one of the first investors in OpenAI. ऑलराइट, मोहम्मद आसिफ साहब, बड़े दिनों बाद आपका तहसील मेलसी जिला विहाड़ी से आपने जो है वो हमें मैसेज भेजा. थैंक यू सो मच. कैन वी एलिमिनेट जून फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड? इट हैज मूव टू किलर मोड फॉर टारगेट्स. हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस टू यू ऑल. फारूक असगर कहते हैं आप जून बिल्कुल हटा दें सर, बिल्कुल चिंता ना लें. आप ऐसा करें कि मई तक अपने टारगेट पूरे कर लिया करें. आपका जून इतना ठंड जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. वाह, क्या बॉसों वाली बात की है मैंने यार, फजूल. ओके जी, देन सैयद इफ्तिखार बुखारी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी तस्दीक की. 15 जुल्हज नहीं, आज 5 जुल्हज है. बिल्कुल जी, आई एम सॉरी, मैं इस पे आई स्टैंड करेक्टेड एज वी ऑलवेज से. चलें जी, अब जरा हम ट्विटर को भी जो है वो देख लेते हैं. ट्विटर पे हूँ, डीपी मेरी देखो. चलें जी, आ गया जी, कौन है हमारे साथ और क्या सीन है जी. आप देखते हैं ट्विटर पे आज का पहला ट्वीट हमारे पास किन का आया है. जनाब जवेद साहब ने हेटी के बारे में बात की है. हेटी फॉर्म्स न्यू गवर्नमेंट टू टैकल गन वायलेंस. बिल्कुल जी, हेटी इस वक्त दुनिया के इस वक्त 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक एनार्की की सिचुएशन जिसे कहा जाता है, तवाइफुल मुलूकी. 2 ममालिक दुनिया में है, एक हेटी है, दूसरे मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद गैस कर सकते हैं. हेटी में तो गवर्नमेंट भी नहीं है, अब बन गई है. वो दूसरा मुल्क है, वहाँ गवर्नमेंट है लेकिन है एनार्की. तवाइफुल मुलूकी वहाँ पर है, लेकिन मुल्क का नाम मुझे नहीं पता, कोई है एशिया में कोई मुल्क होगा. तो हेटी जो है वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बन गई है. उधर गैंग वायलेंस. अच्छा, हेटी के ना अपने ही, हेटी जो है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के करीब, वेस्ट इंडीज के करीब जो है ना ये मुल्क वाक़ है, और एक आइलैंड है. उस पे 2 ममालिक बने हुए हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक और हेटी, बराबर बराबर में बने हुए हैं ये ममालिक. और बड़ी जबरदस्त तारीख है हेटी की यार. अगर आप देखें, सियाह फाम लोग रहते हैं वहाँ पे, अफ्रीकी निजात लोग रहते हैं, और जो कि सदियों पहले फ्रांसीसी लोगों ने जो है वो अफ्रीका से लाके वहाँ बसाया था. और ये दुनिया का वो पहला मुल्क बना था कि जिसने कोलोनियलिज्म को शिकस्त दी थी. हेटी के लोकल लोगों ने जो है वो अपनी कोलोनियल पावर फ्रांस को जंग में शिकस्त देके उनको अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में there's something called the Haitian curse. आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों में एक पाकिस्तानी कर्स भी एक वर्ड जो है वो आएगा. एक रिसोर्सफुल नेशन विच वाज ऑल सेट टू ग्रो लाइक एनीथिंग एंड हाउ इट हैज बीन डिरेल्ड एंड एवरीथिंग पिछले चंद दहाइयों में. सो एक हेशियन कर्स भी एक कही जाती है, और एक हेशियन डिजीज कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं. बट ये बेचारा मुल्क जो है ना वो इस विशेष सर्कल से निकल नहीं पा रहा है, और वहां पे गैंग वायलेंस इज द इशू. द मेन इशू इज गैंग वायलेंस. वहां पे जो मॉब्स हैं वो इतने पावरफुल बन गए हैं कि उन्होंने सरकार को बिल्कुल कमजोर कर दिया है. सरकार नाम की वहां पे कोई चीज नहीं है. लेकिन बहरहाल जी कुछ कोशिश एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से की गई है. एक सरकार लाके वहां पे बिठाई गई है, और अब देखते हैं वो कैसा चलाती है. अच्छा भाई, हंटर बाइडन, बिल्कुल जी इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. उनको सजा हो गई है. द जूरी हैज फाउंड हिम गिल्टी, और आई नो आई हैव ओवर किल्ड दैट थिंग. लेकिन जैसे ही मुझे आज सुबह पता चला कि हंटर बाइडन जो है उनको गिल्टी सेंटेंस हो गया है, मुझे वो चाचा हार्ट अटैक फिर याद आ गया. चाचा हार्ट अटैक. इस वक्त जो बाइडन का यही हाल होगा. सुनने में आ रहा है जो बाइडन जो है अपने बेटे की, अभी उनको सजा नहीं दी गई है. आपको पता है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को 11 जुलाई को सजा जो है वो दी जाएगी. लेकिन जैसा कि अमेरिका में क्या होता है, पहले जूरी जो ट्रायल जो होता है उसमें जूरी पहले फैसला सुनाती है, और फिर उसके बाद कन्विक्शन की एक डेट जो है वो दी जाती है. इस दौरान आपको बेल मिल सकती है, और आप जो है बॉन्ड जमा करा के, सब इट डिपेंडिंग ऑन द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड. सिंस दिस इज अ नॉन, ये कोई बहुत वायलेंट क्राइम नहीं है, लेकिन इट्स अ सीरियस क्राइम, नो डाउट अबाउट दैट. तो उनको सजा क्या मिलनी है वो कहते ही हैं जी अगले 4 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड किया जाएगा. तो अब देखते ही हैं कि क्या जो बाइडन के इलेक्शन
कैंपेन पे इसका कोई असर पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ेगा. फ़हीम अली खान ब्रो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आपने सूरह आराफ की आयत नंबर 23 हमारे साथ जो है वो शेयर की है. और हमारे रब, हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया. अगर तू हमारी मग़फ़रत ना करे और हम पर रहम ना करे तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा डॉक्टर ज़ीशान बेग कहते हैं यूनाइटेड नेशन मार्क्स इज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले दिस ग्लोबल इनिशिएटिव. प्ले दिस, अच्छा ओके ओके, समझ गया. नहीं, मैं समझ गया. तो सही जगह पे फुल स्टॉप नहीं लगा असल डॉक्टर साहब ने ना, इस वजह से. सो अक़वाम मुत्तहिदा ने मार्क किया है अपना फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले. ओके, this global initiative aimed at highlighting the significance of play in child development and well-being has sparked worldwide movement to rekindle the joy of childhood. Very very important point. So अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने 11 जून को डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, यानी खेलों का. अच्छा, इट्स नॉट स्पोर्ट्स, ऑलराइट, ऑफ प्ले. जब भी डॉक्टर साहब ने तस्वीरें बड़ी अच्छी लगाई हुई हैं बच्चों के खेलों के हवाले से, बिकॉज इसमें कंचे की तस्वीर है, इसमें गिल्ली डंडा है, और इसके अलावा इसमें जो है वो रस्सी कूदना है, और ये वो खूबसूरत हमारे बचपन की चीज़ें हैं और बचपन की यादें हैं जो कि आजकल जो है वो ख़त्म हो गई हैं. और ये बच्चे, अब आपको पता है, ज़ाहिर है, अभी मैं रिसेंटली, इत्तेफाक की बात है, आई बीन लिसनिंग टू अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ आई एम फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो है वो मुझे ये खबरें काफ़ी सुनने में आ रही हैं कि जी बच्चों के स्क्रीन टाइम के हवाले से. आई वॉज रीडिंग अबाउट अ स्मॉल टाउन इन आयरलैंड जहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स को बुला के, सिटी के मेयर ने, और जो उनके एजुकेशन वगैरह देखते हैं, उन्होंने डिसाइड ये किया दैट चिल्ड्रन विल नॉट बी गिवन, लेट्स ऑल डिसाइड दैट वी आर बैनिंग the mobile phone for children before the age 12. Let that child grow at his age. बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों को जो कंटेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज आजकल के वालिदैन का भी तो ये हुआ है ना कि अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को स्क्रीन टाइम कर देते हैं. लगा रहे यार, बैठा रहता है कम से कम इस बहाने, लेकिन उससे हो ये रहा है कि बच्चों का वो जो बचपना था वो उनसे छीना जा रहा है. बच्चों की वो मासूमियत जो कि एक 10 या 11 साल के बच्चे या 9 साल के लड़की में हुआ करती थी, they are becoming mature very fast. वो बहुत सारे जिंदगी के असरार और रूमूज जो कि उनको अब से कोई 5-6 साल बाद जाके पता चलने थे, उनको बहुत छोटी छोटी उम्रों में पता चल जाते हैं. वो मासूम खेल, जैसे मुझे याद है आजकल के बच्चों को पता नहीं पिट्टू गरम खेलना आता भी होगा, नहीं आता होगा. नहीं, पिट्टू गरम क्या खेलता, यानी आप यकीन जाने, यानी 1999 में हम जब IBA में हुआ करते थे, हमारी पिट्टू गरम चैंपियनशिप हमने स्टार्ट की थी. यानी बाकायदा डिफरेंट टीम आया करती थी क्लास की, और रबड़ की बॉल होती थी, ऐसी चिपकती थी जाके यार जब वो लगती थी. एंड क्या खूबसूरत ये सिलसिला हुआ करता था. और खो खो, क्या गेम था खो खो. इवन दो आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ खो खो, आई नेवर लाइक दैट, लेकिन पिट्टू गरम मुझे पसंद आता, बहुत मजा आता था उसमें. और विकेट कीपिंग करना उसमें, विकेट कीपिंग, स्लिप पे फील्डर रखना, लेग स्लिप, ये सारी चीजें हुआ करती थी उसमें. ओए होए, और वो जो बॉल लगने की पिट्टू पे आवाज होती थी जिससे वो बिखरते थे, हाय हाय हाय, क्या मजा आता था यार उस गेम का. आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है. तो यार बच्चों को उनका, हम भी यही कर रहे हैं यार, सीरियसली यार, बच्चों को उनका जो बचपना है, खेलने के मौके बच्चों के पास कम है, और बस क्या बोले यार. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे यार. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, 12 जून जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंस फोर्सेस विद ILO कॉन्स्टिट्यूट्स. क्या है भाई, अभी इंटरनेट 12 तारीख को जो है, इट्स द चाइल्ड, ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ, बच्चा मुशक्कत के खिलाफ जो है वो आलमी दिन है, और ये भी इम्पोर्टेंट डे है. तो आज, कल यानी जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले था, आज जो है वो बच्चा मुशक्कत के हवाले से जो है वो दिन है. ये बच्चा मुशक्कत लफ्ज मैंने BBC उर्दू में सुना चाइल्ड लेबर के लिए. अब मुझे नहीं पता इफ दैट्स द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर दैट और नॉट. ज़ीशान बेग साहब आज स्लो नहीं आ रहे हैं भाई. उन्होंने बताया 12 जून 1957 इज द Pakistani cricket coach, commentator and former cricketer known for his unconventional style of captaincy in batting. We are talking about the great Javed Miandad. माशाल्लाह जी, जावेद भाई की जो है वो आज सालगिरह है. He turns 67 year old today. जावेद भाई turns 67. Happy birthday जावेद भाई. बचपने की बात हो रही है. Growing up he was my superstar, my idol, Javed Miandad. And for me cricket was about Miandad, man, seriously. I won't lie. No, it wasn't Imran Khan for me. It was always Javed Miandad. Maybe because I was myself a batter.
सो जबरदस्त, जावेद भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Jamshed with Ab Jiana Chahe. Hope you guys enjoyed that song and wonderful. Talking about childhood memories, Dr. Farah says she liked to play hopscotch. हाँ, I think hopscotch भी बड़ा पॉपुलर गेम होता था. लड़कियों में ये गेम जो है ना वो काफी मैंने देखा मकबूल हो. लड़के नहीं खेलते थे ज्यादा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वैसे इसके हवाले से. लेकिन खैर चलो जी. वैसे हर एक की अपनी कुछ खास वाकई सीरियसली मेमोरीज होती हैं. लाइक मेरे लिए पिट्टू गरम जो था ना वो एक अल्टीमेट स्पोर्ट हुआ करता था. बहुत मजा आया करता था उसमें. और भी बॉयज गेम हुआ करते थे लेकिन ये वाला मुझे ज्यादा पसंद था यार. दिस वाज मारम पीटी यार. बहुत एक्सट्रीम स्पोर्ट था. एक्सट्रीम स्पोर्ट. ऑलराइट. वैसे बाकी बचपन में उस जमाने में एक्सट्रीम स्पोर्ट की डेफिनेशन जो है ना वो यही होती होगी यार. चले जी. और क्या सीन है? और जो है वो ये सीन है दैट रनिंग टायर्स. वाह 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 वाह, क्या बात है. रनिंग टायर्स. हाँ वैसे वो डंडी लगा के टायर को चलाना यार. बाकी वी यूज्ड टू बी फिजिकली क्वाइट एक्टिव व्हेन वी वर चिल्ड्रन. इसमें कोई शक नहीं. वैसे अब जैसे गर्मियों के दौर मुझे याद आ रहे हैं. लाइक आजकल तो असल में एक तो इन्फॉर्मेशन ने भी बड़ी कबाड़ा कर दिया है ना. भाई हमें पता है, वालिदैन कह रहे हैं बेटा कहाँ बाहर जा रहे हो, 38 डिग्री सेल्सियस है बाहर. अच्छा मुझे याद है कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर में साइकिल लेके निकल गए, सब चिल है. उस जेड स्पोर्ट जाना होता था, वहाँ बैट लेना, बॉल वगैरह लेनी होती थी, कुछ वो टेप वेप क्रिकेट का सामान. अब घर से हम जेड स्पोर्ट्स निकल गए भयानी हाइट्स की तरफ, वहाँ पे एम ब्लॉक में. गर्मी हो रही है, वापस आ रहे हैं पसीने में शराब हो रही है. वालिदैन को भी चिंता नहीं इतनी, छोड़ो यार कि आप गर्मी है तो अब है. इस इन्फॉर्मेशन ने जो है ना वो मुझे लग रहा है वो ज्यादा हमें परेशान कर दिया. वरना यार हम भी बचपन में बचपना गुजारा है यार. लेकिन खैर चलें जी. ओके जी. मीर अली रजा साहब का मैसेज आया क्योंकि ये अच्छा उनका बड़ा इंस्पिरेशनल मैसेज है तो मैंने आपके साथ शेयर करूं जी. कहते हैं लास्ट डे ऑफ द सेशन एट बर्नआउट बूट कैंप आई वाज रिवॉर्डेड विद अ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लूजिंग 7.5 kgs in 40 days. वाह क्या बात है भाई. 40 दिन में यानी 1.5 महीने से कुछ कम में आपने 7.5 किलो जो है वो वजन अपना लूज किया. बड़ा अच्छा काम किया भाई आपने मीर साहब. और जाहिर है बकरीद भी आने वाली है, खूब दबा के कौम को बीफ खाना है और मटन खाना है तो वेट वैसे ही लोगों के बढ़ जाते हैं. और मैं भी जरा थोड़ा सा कल बैठा हुआ सोच रहा था कि यार इसके लिए खास प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कुछ बकरीद के हवाले से. कुछ बड़े नेक लोग होते हैं खानदान में ना, वो बकरीद में भी कोई ना कोई चिकन का आइटम एक जरूर रख देते हैं. वाकई आई मीन एंड वाकई अल्लाह उनको खुश रखे उन लोगों को. सो लेकिन यार फिर वो ये कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको पता है कि बीफ इज नॉट गुड स्पेशली इफ यू हैव दीज इश्यूज. सो आई मीन वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट वेदर यू हैव इश्यूज और नो इश्यूज. लेकिन खैर चलें जी. मीर अली रजा साहब कहते हैं वी गॉट मोटिवेशन फ्रॉम यू मैन. आई हैव नोन यू सिंस 2005-06. हाउ यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इज अमेजिंग. नहीं थैंक यू सो मच यार. आप लोग हर जगह जहाँ पे क्रेडिट मुझे दे देते हैं यार, ये मुझे थोड़ी सी ज़ाहिर है इसमें वो भी होता है. आई एम थैंकफुल एज आई ऑलवेज सी यू गाइस आर वेरी जेनरस इन अप्रिशिएटिंग इफ आई बिकेम एन अप्रिसिएशन फॉर समवन. बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट. सीरियसली आई मीन आजकल के दौर में सुबह आई कांट गो टू जिम, आई डोंट गो टू जिम, आई शुड गो टू जिम, आई शुड हैव नेवर डिसकंटिन्यूड माई जिम. आई रियली फील नाउ 6 years डाउन द रोड नाउ. लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत किए बगैर जो है वो कुछ हासिल नहीं होता. चलें जी. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. और क्या सीन है? या चलें जी आगे बढ़ते हैं. जुनेद भाई कॉलेज के लड़कों को जबरदस्ती चक्कर लगाने की तरगीब देते हुए, मतलब जबरदस्ती का फोमो. बट व्हाट अ सॉन्ग, मेमोरीज. ऐसे वाकई सीरियस. आई मीन उस जमाने में देखो ना यार, उस जमाने में ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी. ज्यादातर लोग वेले ही घूम रहे होते थे. वो इक्का दुक्का कोई जो है वो नजर आ गया आपको. कपल यूनिवर्सिटी के दौर में भी तो बड़े लोग उनको उससे देखा करते थे, रश्क से. अब मैं IBA जाता हूँ तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ वहाँ पे. मैं तो उस डिप्रेशन का नहीं सोच सकता. यानी कि जो उस वक्त बेचारे जो अकेले लड़के घूम रहे होते होंगे वो किस डिप्रेशन का शिकार होते होंगे. तो हमारे जमाने में तो इट वाज क्वाइट नॉर्मल ना. इट वाज एबनॉर्मल टू बी इन अ कपल. नाउ आई थिंक इट शुड बी एबनॉर्मल नॉट बीइंग इन अ कपल. मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह का सीन जो है ना वो होगा. चलें जी. इसके अलावा नुमान कहते हैं टोटली अग्रीड ऑन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड चाइल्डहुड एक्टिविटीज. या वाकई यार सीरियसली. चलें जी. और हसान शेख कहते हैं अच्छा आपके में वो हसान शेख जो इन्फॉर्मेशन रोजाना हमारे साथ लेकर आते हैं, शेयर करते हैं, बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन होती है. कहते हैं ड्रिंकिंग अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग विल वेक यू फास्टर देन अ कप ऑफ कॉफी. एप्पल्स आर ऑल्सो बेटर. हाँ ये तो मैंने भी सुना है वैसे यार. सेब बड़ा अच्छा होता है. और कहते हैं कि जिन लोगों को वो एक मॉर्निंग किक चाहिए होती है, जो लोग अक्सर कैफीन से हासिल करते हैं, ट्राई टू गेट दैट विद एप्पल. और स्पेशली इफ यू ट्यून योर बॉडी
आप कर लेते हैं उसके साथ तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है एप्पल खाना फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. एनालॉग टेलीविजन स्टार्टेड इन 2009. एनालॉग television station excluding low powered station switched to digital television following the DTV delay act. यार पाकिस्तान में वैसे डायरेक्ट टू वो जो है ना वो आया ही नहीं यार, जैसे डिश टीवी वगैरह एंड ऑल. एक जमाने में लाइसेंसेस मिले थे कुछ कंपनियों को, वो लॉन्च करने वाले थे पाकिस्तान में 2017-18 में. इट नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान. एफ के न्याजी कहते हैं भाई कल का मैच बिल्कुल नहीं देखा, सुना है पाकिस्तान टीम कनाडा से जीत गया, मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का. चलो ठीक है, देखते हैं आपका बॉयकॉट कब तक रहता है. इसके अलावा अरशद इमाम साहब कहते हैं ज़राए के मुताबिक बजट में तालीम के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, सेहत के लिए अल्लाह शाफी, रिस्क के लिए वल्लाह खैर और राज़कीन के वज़ाइफ जो हैं वो मखसूस किए गए हैं. गुड वन सर, गुड वन. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. इमरान रियाज वॉज अरेस्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट वाइल परफॉर्मिंग हज. क्या है ये वाकई यार. इमरान रियाज साहब ने को कल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो हज के लिए हालत एहराम में थे. अब ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि कल हाई कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया था जिसमें इमरान रियाज खान जो है उन्होंने ये हलफ जमा कराया था, ओथ अपना जो है वो जमा कराया था कि वो 8 जुलाई जब वो हज से वापस आ जाएंगे तो फिर ही इज गोइंग टू वो अपना अदालत के सामने अपने आप को पेश करेंगे. उसके बावजूद कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उनको आज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है. सो मैं ये तो सुबह जो मैं बात बोल रहा था वो यही है इसलिए. अच्छा जी, फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो जावेद मियादाद वाज माय चाइल्डहुड हीरो. आई हैड अ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट वाज अ ड्रीम दैट ही वुड ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ गावस्कर. सिमिलरली आई हैड हेट फॉर इमरान खान, ही वाज जेलस ऑफ मियादाद. इट वॉज अ चाइल्डहुड मेमोरी, नाउ आई लव इमरान खान. चलें जी, बिल्कुल ये इन्होंने फ़हीम अली खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है. और जावेद मियादाद जबरदस्ती, क्या बात है. आपने पढ़ी किताब उनकी डॉक्टर साद शफकत ने जो लिखी है, उनकी सवाने हयात. कल के इक़्तिसादी सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और घोड़ों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है. खैर सियासत से इस खबर का कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, ये हमेशा गधों और घोड़ों वाली खबर जो होती है ये पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो इसकी पॉपुलर काफी होती है ये खबर. और अगर आप नोट करें तो पिछले वाकई कई सालों से पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है. किसी कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है. किसी और चीज में इजाफा हो या ना हो, लेकिन गधे काफी बढ़ गए. अच्छा जी, और क्या बोलते हैं इलॉन मस्क कहते हैं इट इज पेटेंटली एब्सर्ड दैट एप्पल इजंट स्मार्ट इनफ टू मेक देयर ओन एआई येट समहाउ केपेबल ऑफ ensuring that OpenAI will protect your privacy and security. Apple has no clue what's actually going on. Once they hand your data over to OpenAI, they are selling you down the river. वैसे खैर I think this is अता साहब, I think I have to agree with Elon Musk here. इस वक्त सिलिकॉन वैली की या बिग टेक की, ये कल मैं YouTube में भी जिक्र कर रहा था, जो सबसे बड़ी राइवलरी है दैट इज इलॉन मस्क वर्सेस सैम ऑल्टमैन. और ये काफी खतरनाक राइवलरी जो है ये डेवलप हो रही है इस वक्त. चलें इस पे तफसील से बात करेंगे. आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ. सो 2 मिनट का ब्रेक है. वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालते हैं. इन द मीनवाइल यू कैन कंटिन्यू मैसेजिंग मी ऑन फेसबुक in our Facebook community page, the Sunrisers community. You can join that as well. Thank you so much. Tweet आप करना चाहें तो of course ट्विटर में हमारा हैशटैग सनराइज विद अदील जो है #sunrise with adil हाजिर है. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. थैंक यू सो मच. जनाब फ़हीम साहब कहते हैं भोली भाली कौम को मुबारक हो एक अजीम शान फतह. सही कह रहे हैं आप वैसे यार. एंड रोमाना कहती हैं बचपन की याद आपने ताज़ा कर दी. बिल्कुल जी ऐसे ही है. और वाकई बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं और ये गेम जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे. दानिश खान कहते हैं प्लीज यूज योर रेडियो प्लेटफॉर्म टू एजुकेट पीपल टू एंश्योर क्लीननेस ऑफ द एरिया सराउंडिंग ड्यूरिंग ईद उल अज़हा डेज. वी यूजुअली डोंट वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग साफ सफाई विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम. यार किसको नहीं पता यार. मुझे बताइए दानिश, क्या आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता ये बात? अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में अच्छाई और बुराई का जो है वो उसकी पहचान डाल दी है और हम सबको पता है हम कितनी गंदगी और गलाजत जो है वो छोड़ के जा रहे हैं. सो क्या बोलें यार इसके हवाले से, क्या बोलें सीरियसली, आई डोंट नो.
फहीम अली खान कहते हैं उन्होंने नसीम शाह का वो क्लिप देखा जिसमें वो रो रहे थे इंडिया से हारने के बाद. कहते हैं ही वॉज द ओनली वन हु वॉज ट्राइंग फॉर द विन, रेस्ट ऑफ द प्लेयर वर ट्राइंग टू लुक वरिड. अच्छा, वो दिखना चाह रहे थे कि मैं देखो परेशान हूँ, लेकिन नसीम शाह रो रहा था. इसका मतलब ये कि वो वाकई he was disappointed, no doubt about that. वही मुझे लग रहा है नसीम के दिल में जो है ना, सीने में, फहीम भाई आपके जैसा दिल है एक, सेंसिटिव सा दिल, मुझे लग रहा है ऐसा. बड़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी कहाँ रोते हैं मैच हारने के बाद. ये वाकई सीरियसली याद रह जाता है ना. अब देखें, याद रहेगा हम सबको नसीम का ही रोना, जिस तरह विनोद कामली का रोना याद रहेगा ना हमको 96 वर्ल्ड कप में. अच्छा जी, शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पाकिस्तान मैच जीता है लेकिन अच्छा नहीं खेला. नहीं भाई, मैच जीत, अब यार यही मैच हार जाता तो हम क्या कर लेते हैं. जीत गया, बस जीत गया सर, 15 बॉलें पहले जीत गया, बस काफी है. जुल्फकार जैदी कहते हैं सलाम भाई, मेरे बेटी के हक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरी जिंदगी के ये 2 आवर्स हैं जो दुनिया की सारी अपडेट्स मिलती हैं और फिर दोस्तों को बताते हैं. ये सब समझते हैं कि मैं कितनी रिसर्च करता हूँ. बहुत आला जुल्फकार जैदी, शाबाश. यानी भाई को कोशिश करनी चाहिए कि उनको बताएं कि यार एक बंदा सुबह रेडियो शो करता है, वो आप सुना करें. वो उन्होंने अपने नाम से आगे जो है ना वो छाप रहे हैं अखबार. वेरी गुड, वेरी गुड. चलें जी, कोई बात नहीं. आता है कि सो मच जुल्फकार फॉर बीइंग अ रेगुलर लिसनर एंड एक्नॉलेजिंग दैट. आगे बढ़ते हैं जी. आज टुडे इज द बजट डे गाइस एंड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हैज बीन पब्लिश्ड. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता माली साल के 10 साल की जो आपकी माशी कारकर्दगी होती है उसका एक जायजा प्रेजेंट करता है. और जब पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था तो उस जमाने में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक तरह का इट यूज्ड टू सेट द केस फॉर द बजट कि जी ये हमने अचीव कर लिया है, अब हम बजट बना रहे हैं और अब हमें ये चीजें जो है वो अचीव करनी है. सो अब देखते हैं क्या रहता है जनाबे वाला. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की औरंगजेब साहब ने, जब HBL के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे. अब वजीर खजाना बन चुके हैं तो वो ज्यादा अच्छी अच्छी बातें तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा अच्छी बातें करने को भी नहीं है. लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या सिलसिला है. डॉन ने तफसीली आज अपना जायजा पेश किया है. अच्छा जी, डॉन ने अपनी लीड बनाई है और कहते हैं नो सेक्रेड काउज व्हेन इट कम्स टू टैक्स. Aurangzeb hopes to start new fiscal year on stronger note after survey shows major economic targets missed. Says philanthropy can support school, hospitals, but a country can only run on taxes. Agriculture emerges as the savior with the highest growth rate in years. पाकिस्तान की GDP growth rate which recorded a meager 2.4% पिछले साल. हम इस stagflation के इस वक्त विशेष सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. लेकिन एग्रीकल्चर ने जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा लिया और उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर ग्रू बाय 6.3%, जो कि काफी सालों बाद पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी थी. बट हाउ मैसिवली वी हैव मिसमैनेज्ड दिस बूम इन एग्रीकल्चर. आपको पता है कि इससे पहले जो केयर टेकर्स थे उन्होंने इस इकोनॉमी का क्या, एग्री इकोनॉमी का क्या हाल किया. इस वक्त सिचुएशन इज रियली बैड इन एग्री इकोनॉमी, स्पेशली जो वीट की जो उगाने वाले जो हमारे किसान थे. सर्विसेज सेक्टर ग्रू ओनली बाय 1.2%. एक जमाने में हमारा बड़ा जबरदस्त इसका बिहेवियर हुआ करता था, सर्विसेज सेक्टर्स एंड ऑल. एंड इमरान खान गवर्नमेंट के आखिरी साल में द सर्विसेज सेक्टर ग्रू बाय 6.7%, उससे पहले 5.9%. PDM 1 में इट ग्रू बाय इट वाज फ्लैट और इस साल इट ग्रू बाय जस्ट 1.2%. इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें, सो आफ्टर द कोविड के साल में जिसमें इंडस्ट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फेल डाउन, -5.8% से इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कोविड के साल में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. उसके बाद दे बाउंस्ड बैक विद 8.2% ग्रोथ. इमरान खान साहब के आखिरी साल में 7% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी. फिर PDM 1 का डिजास्टर आया, -3.7% कॉन्ट्रैक्ट हुई पाकिस्तान में एग्रीकल्चर. और इस साल, इस माली साल में इट ग्रू बाय मीगर 1.21%. So this is the situation right now. So there you go. आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला, क्या सिलसिला है. सिलसिला ये है बजट के मामले पर नून लीग और PP में दूरियां. IMF और चीन के साथ मुआहिदों से हम लाइल्म हैं. पीपल्स पार्टी नून लीग ने वादा पूरा नहीं किया, अवामी मफाद पर समझौता ना किया जाए. PP इजलास में रहनुमाओं ने क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया. बजट तजावीज़ कमेटी को
कल हुकूमत से राब्ते की हिदायत. अच्छा खैर एनीवे मेरे ख्याल से आई थिंक पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि उनकी पुरानी आदत है, विकेट के दोनों तरफ से खेलते हैं वो. अवाम में इस तरह का जो है वो ये पेश करेंगे कि जी वो उनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किए ये हुकूमत नहीं चल सकती. कल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मुलाकात हुई और उसमें सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाली है और अब पीपल्स पार्टी इन द सेकंड फेज ऑफ दिस कैबिनेट एक्सपेंशन पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं. अच्छा एक्सप्रेस की आज की लीड है IMF वाहिद ऑप्शन, कोई प्लान बी नहीं. ठीक है, जंग ने आज लीड बनाई है. टैक्स लाजमी, कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको तरक्की में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा. जल्द सिंगल डिजिट पर इन्फ्लेशन आ जाएगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला मुल्क बन गया. ओके, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद 13.5 मिलियन से ज्यादा. गुज़श्ता 50 सालों में आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ है. ओके, बैरिस्टर गौर कहते हैं इमरान ने कहा जो हुआ माफ करता हूं, इत्तेहाद की सतह पर महमूद अचकजई मुजादा आगे बढ़ाएं. ओके जी, कल आपको पता है कि एक ऑडियो भी जो है वो लीक हुई है इमरान खान साहब की कोर्ट में हेयरिंग के हवाले से. तमाम तर कोशिशें, तमाम तर चीज़ों के बावजूद फिर भी चीज़ें किसी ना किसी तरह लीक हो ही जाती हैं. ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में, समझ में नहीं आता. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. बजट के बाद काबीना में तोसी का फैसला, एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को हिस्सा बनने की दावत. नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा. एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया गया. और देन वी हैव गॉट और क्या खबर है भाई हमारे पास. इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टेज ट्रांसफर ऑफ पोल प्लीज इन ट्राइब्यूनल लेड बाय एक्स जज. ये काफी कल की बड़ी खबर थी ऑफ कोर्स. और हुआ ये कि जी आपको पता है कि इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शन किस तरह हुए थे और उसमें सिर्फ एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में प्रोग्रेस हो रही थी एंड दैट वाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेड बाय जस्टिस जहांगीरी. और उसमें फिर आपको पता है हुकूमत ने कानून चेंज किया और फिर कानून चेंज करने के बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक रिटायर्ड जज को जो है तैनात कर दिया गया. उन जज के पूरा आपने देखा कि पूरा प्रोफाइल कल अखबारात की जीनत बना हुआ था. PCO जज थे, जनरल मुशर्रफ का PCO कहते उन्होंने हल्फ लिया था. करप्शन के इल्जामात थे. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पहुंच गया था. He could have been terminated but he chose to resign. He stepped down. ये 2009 के अगस्त की बात की जा रही है. I'm sure अब तक तो काफी ज़ईफ भी हो गए होंगे, लेकिन I think he's a perfect judge for the cases that were given to him. लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो बहुत अग्रेसिव मोड में थे और अपने जज जस्टिस जहांगीरी को डिफेंड करने के लिए वो कहाँ जा रहे थे. लेकिन सिर्फ पॉइंट यही पैदा होता है और हैरानी भी यही होती है कि आखिर इनमें इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई आमिर फारूक साहब में. काफी सारे लोग इसको दो नजरिए से देख रहे हैं. वो क्या नजरिए उस पर अभी हम बात नहीं करते, बाद में कभी बात करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल वक्त आ गया कि आपको जो है वो हम लिए चलें टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इनके बाद और वापस आगे हम बात करेंगे खेलों के हवाले से, स्पेशली द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. सो हियर वी गो. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड या ऑफ कोर्स मैंने क्योंकि इसका इंट्रो चला दिया तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप राइट नाउ, जिसमें इस वक्त मुकाबला चल रहा है. दो टीमें एक्शन में हैं. दिस इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया और ये इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है जो कि सेंट जॉन्स एंटीगा में खेला जा रहा है. सर विवन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में बल्कि नहीं मैच खेला जा रहा था. एंड मैन आई मीन दिस इज I think one of the most one-sided games of this tournament. Australians are literally उनके सामने जो भी इस वक्त आ रहा है उसको वो रोंदते चले जा रहे हैं. Who can stop in Australia this time? I really don't know. हुआ कुछ ऐसा कि पहले नामीबिया को इन्होंने फारिग किया सिर्फ 72 रन्स पर और फिर नामीबिया को 72 रन्स पे फारिग करने के बाद they chased down these 73 runs in just 5.4 overs. So at तकरीबन 14 ओवर्स टू स्पेयर देयर. ओके, तो पहले जी नामीबिया की जरा बैटिंग पे नजर डाल. खैर उसकी बैटिंग पे नजर डालने में के लिए कुछ है नहीं खास हमारे पास. देयर वर जस्ट 2 प्लेयर्स जो कि डबल फिगर्स में दाखिल हुए. गेरहार्ड एरास्मस जो है उन्होंने 36 रन बनाए 43 गेंदों पे. बाकी हमारे डेविड वीजा साहब भी 1 रन बनाकर आउट हुए तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए. 4 विकेटें हासिल की एडम जैम्पा ने 12 रन देने के बाद. और जैम्पा का मैं अभी बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने IPL को स्किप करना जो था वो उसको एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन करार दिया. एंड चैलेंज ठीक है. एंड देन 2 विकेटें हासिल की हेजलवुड ने, 2 स्टॉइनस ने, 1 पैट कमिंस और 1 नेथन एलिस ने. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इस टोटल को एज आई सेड बआसानी
5.4 ओवर्स में हासिल कर लिया. डेव वार्नर ने 8 गेंदों पे 20 रन बनाए. इट वाज द ओनली विकेट दैट फेल. ट्रेविस हेड 17 गेंदों पे 34 रन और मिच मार्श कप्तान 9 गेंदों पे 18 रन. सो डेविड वीजा के एक ओवर में 15 रन आए जी, जिसमें एक छक्का और 2 चौके भी शामिल थे. तो बहरहाल जी ऑस्ट्रेलियंस एज यू वुड नो दे आर थ्रू टू द सेकंड राउंड देयर. 3 में से 3 मैचेस जीतने में वो कामयाब हुए हैं. अब दूसरी टीम कौन सी होने वाली है? मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी स्कॉटलैंड राइट नाउ. स्कॉटलैंड के 3 मैचेस के बाद दे हैव won 2 games. एक मैच उनका वॉश आउट हुआ. दे हैव गॉट 5 पॉइंट्स देयर. अगर हम इंग्लैंड की बात करें, उनके 2 मैचेस हुए हैं जिसमें से एक मैच वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, एक मैच इनका वॉश आउट हुआ. दे आर सिटिंग विद अ सॉलिटरी पॉइंट राइट नाउ. सो इंग्लैंड के लिए इस वक्त सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी गंभीर इस वक्त दिख रही है, बिकॉज नाउ दे जस्ट नॉट जस्ट हैव टू विन. उनका फ्राइडे को कल जो है वो मैच होने वाला है. एंटीगा में ये गेम होना है और ओमान के खिलाफ इनका मैच इनका मैच होने वाला है. हाँ नहीं, इनफैक्ट हाँ ठीक है ना, कल रात ही है 12 बजे ये मैच जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शुरू हो रहा होगा. सो दे नॉट जस्ट हैव टू विन बट दे हैव टू विन रियली बिग नाउ. उसके बाद इनका नामीबिया के साथ भी जो है वो मैच है. सो इनके देखा जाए तो दोनों आसान मैचेस हैं which they've got absolutely no option but to win. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि उनको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, बिकॉज इंग्लैंड का जो इस वक्त नेट रन रेट है दैट्स -1.8. स्कॉटलैंड की अगर आप बात करें तो स्कॉटलैंड का भी जो है वो सिर्फ एक आखिरी मैच रह गया है जो कि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है. ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट एवरी there is every probability that Australia is going to literally mess up with their net run rate. So England के लिए थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो चीज सही रहती है. चले जी, अब जरा बात कर लेते हैं कल पाकिस्तान के हवाले से. I mean, who would have thought that पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में तीसरे मैच में आके जो है वो अपना पहला पॉइंट हासिल कर रहा होगा. कल पाकिस्तान ने बिलाखिर न्यूयॉर्क में फतह जो है वो अपने नाम की. और कल आपने शायद मैच खत्म होने के बाद ये स्टैट भी सुना होगा कि पाकिस्तान ने जो कनाडा के खिलाफ 107 रन का टोटल चेस किया. This is the highest chase at this Eisenhower Park, New York Stadium, whatever this thing that they have created. काफी सारे लोग इस ग्राउंड के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. भाई आई एम thoroughly enjoying this cricket. I think बल्कि मैं बड़ा अच्छा आर्टिकल जो ESPN Cricket Info पे लिखते हैं एंड्रियो डेल फर्नांडो, जो कि श्रीलंकन एक ऑथर हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट बोला कि भाई एक बार फिर से क्रिकेट को जो है वो रिवाइव किया है इस ग्राउंड ने. एंड आई थिंक वेरी वेल सेड. चलें जी, बराबरी के मैचेस जो है वो हो रहे हैं. तो हुआ ये जी, पाकिस्तान एक बार फिर आज मैच टॉस जीतने में कामयाब हुआ कल बाबर आजम, और टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. पहले बैटिंग करते मुकर्रर 20 ओवर्स में कनाडा ने 106 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. वन बिग सॉलिटरी परफॉर्मेंस देयर, एरन जॉनसन हु फ्रॉम जमैका ओरिजिनली, बट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ही इज, नो डाउट. इनका रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त है. 44 गेंदों पे 52 रन, ऐसी कंडीशंस में 4 चौके 4 छक्के मारना, दैट वाज क्वाइट गुड. पाकिस्तान ने कुछ कैचेस उनके छोड़े, 12. आई थिंक 1 कैच शुड हैव बीन टेकन बाय फखर जमान. बाकी चलें आप कह सकते हैं फॉर आर्गुमेंट से एक मुश्किल थे, लेकिन पाकिस्तान ने बिलाखिर स्लिप पे भी कल कैचेस ले लिया, बिकॉज कल पाकिस्तान ने इफ्तिखार को ड्रॉप किया था और साइम को खिलाया था. इनके अलावा कोई और खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं रही पाकिस्तान की. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद आमिर, द पिक ऑफ पाकिस्तानी बॉलर, 4 ओवर्स में 13 रन दिए आमिर ने और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. ही बोल्ड 17 डॉट बॉल्स, 2 बाउंड्रीज इनके ओवर्स में आ गई थी. अदरवाइज 17 डॉट बॉल्स इज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. खैर शाहीन शाह ने भी जो है 16 डॉट बॉल की, इमाद वसीम ने भी 16 डॉट बॉल्स की, लेकिन इमाद वसीम को 2 छक्के पड़ गए थे, जिसकी वजह से उनके थोड़े से फिगर्स जो हैं वो खराब हो गए. और खराब फिगर्स क्या है? 4 ओवर 19 रन. 1 विकेट शाहीन, 1 विकेट नसीम ने हासिल की, 2 विकेट हारिस रऊफ ने हासिल की. पाकिस्तान ने जब चेस करने गया, साइम अयूब आउट हो गए, कामयाब नहीं हुए. कल एक बार फिर से 6 रन बनाकर वो आउट हुए. मोहम्मद रिजवान एक एंड रोके रहे, 53 गेंदों पे 53 रन बनाए. रिजवान ने 2 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था. बाबर आजम ने 33 गेंदों पे 33 रन बनाए और डिट्टो वही शॉट खेलते हुए जिसमें वो इंडिया के खिलाफ आउट हुए थे. वो इस विकेट पे शॉट नहीं चल रहा, बट बाबर ने अपने आप को नहीं इस बात को समझा. पहले वो स्लिप पे कैच दे बैठे थे, इस बार जो है वो उन्होंने विकेट कीपर को कैच दे दिया, बट बिल्कुल एक ही शॉट, वो जो डैब करते हैं खेलते हुए बाबर स्लिप की जानिब से बॉल निकालते हुए. सो बहरहाल जी, पाकिस्तान ने इस टोटल को 17.3 ओवर्स में जो है वो चेस कर लिया और दिस डिड फाइन विद पाकिस्तान नेट रन रेट. और उससे हुआ ये कि पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो इस वक्त 0.19 या 0.2 जो है वो तकरीबन पॉजिटिव हो गया है. सो नाउ पाकिस्तान इज कम्पीटिंग विद यूएसए फॉर अ प्लेस इन सुपर 8. यूएसए की टीम जो है वो आज भारत के खिलाफ जो है एक्शन में आने वाली है. ये मुकाबला भी न्यूयॉर्क में होने वाला है. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस इज द लास्ट गेम टू बी प्लेड इन दिस न्यूयॉर्क
लेग ऑफ दिस टूर्नामेंट. और यूएसए और इंडिया आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में होंगे. इंडिया शुड बी एबल टू विन दैट गेम, लेकिन कहां तक वो इस गेम को लेकर जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए, माफ कीजिएगा, अगर इंडिया के लिए बड़े मार्जिन से विक्ट्री होती है, दैट वुड ऑफ कोर्स बेनिफिट पाकिस्तान चांस, बिकॉज पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नेट रन रेट है वो काफी कम हो जाएगा. लेकिन हाउएवर याद रहे जी, जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है लॉर्डर हिल का मौसम, बिकॉज अब जो इस टूर्नामेंट के काफी सारे मैचेस हैं, अमेरिका लेग के जो लास्ट क्लस्टर ऑफ मैचेस हैं वो होने वाले हैं लॉर्डर हिल में. और लॉर्डर हिल में जो ये मैचेस होने वाले हैं उसमें कल के मैच में ही आपने ये देख लिया कि पहला मैच ही जो है वो वॉश आउट हो गया वहां पे होने वाला, और बजाहिर ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कोई भी मैच वहां पे नहीं हो पाएगा. That is the level of torrential rains that are taking place in Florida right now. So very very poor time to have cricket. I don't know ये प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है. बहरहाल जो भी होगा होगा सिलसिला, हमें क्या पता. लेकिन क्या ये आइडिया इस वक्त डिस्कशन में है, क्योंकि इंडिया फंसा हुआ नहीं है, तो जाहिर है ये आइडिया डिस्कशन में नहीं होगा कि जी फ्लोरिडा के इन मैचेस को जो है वो न्यूयॉर्क या डैलस में करवा दिया जाए, बिकॉज एज आई सेड इंडिया फंसा हुआ नहीं है. इंडिया फंसा हुआ होता तो फिर आप कहते हैं कि यार इन मैचेस को ना कहीं या तो वेस्ट इंडीज मूव कर दो या डैलस में रखो या अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ही जो है मैचेस करवा दो. वो इंडियन टीम ट्रैवल नहीं कर रही है, वो न्यूयॉर्क आ गई है, वहीं सारे मैचेस उनको करवाए जा रहे हैं, उनके मजे हैं भाई उनके. सो ये है सूरत हाल. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो एक इंपॉर्टेंट मैच होना है आयरलैंड और यूएस के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान वुड वांट आयरलैंड टू विन एंड आयरलैंड आई थिंक शुड विन दिस गेम, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी अभी से बता सकते हैं जी 2 दिन पहले, 2.5 दिन पहले, कि ये मैच वॉश आउट हो जाएगा मुकम्मल तौर से. सो दैट्स नॉट गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इफ यू आर अमंग दोज who want to see Pakistan progressing to the next round. लेकिन if you don't want to see Pakistan progressing to the next round, then congratulations, the team is almost out, just like Sri Lanka got out yesterday. एक अभी भी एक मामूली सी प्रोबेबिलिटी है, बट उसको रहने ही देते हैं. ठीक है जी. सो मुझे आई एक्चुअली फेल्ट सॉरी फॉर नेपाल. दे डिजर्व सम टाइम टू प्ले यार. दे आई वांटेड टू सी देम प्ले मोर क्रिकेट. अच्छा, कल जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें मैंने आपको बता दिया जी. आज रात तो अमेरिका और इंडिया का मैच है. कल जब हम इंशाल्लाह शो करने आएंगे तो उस वक्त वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड दूसरे के आमने सामने जो है वो होने वाले हैं. और या ये वाला मैच भी है, नामीबिया ऑस्ट्रेलिया मैच भी हो गया. चलो अभी आपको लिए चलते हैं हम फिलहाल ब्रेक की जानिब, और वापस आके जरा कुछ फुटबॉल का भी छोटा जिक्र कर लेंगे. कल एक मेजर कंट्रोवर्सी भी हुई है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचेस में, सो विल टॉक अबाउट दैट. एंड पाकिस्तान ने भी अपना कल आखिरी मैच जो है वो खेल लिया है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का. आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स दिस हैज हैपेंड, बट बहरहाल दैट्स द एंड ऑफ द 6 गेम्स दैट वी हैड. और अभी एक ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद. सॉरी यार, ज्यादा ही जगह दिया आप लोगों को, लेकिन 8:23 सनराइज शो विद मी अदील. जल्दी से हम बात कर रहे थे जरा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस के हवाले से. पाकिस्तान ने कल अपना आखिरी मैच जो है वो खेल लिया भाई. हमने ताजिकिस्तान के खिलाफ दोशंबे बड़ी मुश्किल से हमारी टीम जो है मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले पहुंची. आपको पता चला हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान टीम जो है वहां पर पहुंची है, बिकॉज जिन फ्लाइट्स के थ्रू हम दोशंबे पहुंचने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट्स कैंसिल पे कैंसिल हो जाए. पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम 3-0 बाय द वे. हाफ टाइम पे मुकाबला जो है वो 1-0 से ताजिकिस्तान लीड कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने 2 और गोल कंसीड किए. सो दैट्स द एंड ऑफ आवर जर्नी एज फार एज द वर्ल्ड कप मैचेस वर कंसर्न. पाकिस्तान कंसीडेड इस पूरे मामले में हमने 26 गोल जो है वो कंसीड किए एंड वी मैनेज टू स्कोर जस्ट 1. पाकिस्तान के अगर ग्रुप की बात की जाए, सो हमारा ग्रुप जो है वो लीड किया है जॉर्डन ने, और जॉर्डन ने कल मैच में सऊदी अरेबिया को जो है वो शिकस्त दी 1 के मुकाबले में 2 गोलों से. सो वेल, सऊदी हमें पता है कि एक अच्छी टीम है और वर्ल्ड कप के लिए रेगुलरली खेलती रहती है, लेकिन जॉर्डन की टीम जो है लुक्स लाइक दैट एटलीस्ट इन द एशिया लेवल they have hit the purple patch जैसे कहा जाता है. ताजिकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मिसेस आउट. वो 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए, दोनों अगेंस्ट उनके ये मैचेस पाकिस्तान थे, 2 उन्होंने मैचेस ड्रॉ भी किए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दे मिस आउट. जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया क्वालिफाई फ्रॉम आवर ग्रुप. लेकिन कल जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है दैट हैपेंड ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस कतर गेम. हुआ ये कि कल ये कतर में ये मैच हो रहा था, सो इंडिया को ये मैच जाहिर है जीतना था और वो एक मौके पे क्वालिफाई करने के लिए, and at one point in time they were actually winning this game. और हुआ कुछ इस तरह उनके साथ कि एक गोल बराबर हो गया था, एंड देन उसके बाद कतर ने जो अपना दूसरा गोल स्कोर किया, आई थिंक दिस वाज द सेकंड गोल दैट दे स्कोर. 73rd मिनट तक बाय द वे इंडिया वाज लीडिंग इन दैट गेम, और इंडिया जो है वाज क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, वर्ल्ड जो आपका नेक्स्ट राउंड था फॉर जो फाइनल राउंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का.
बट कतर ने जो अपना दूसरा गोल स्कोर किया, द बॉल क्लियरली वेंट आउट ऑफ द लाइन, जैसे आप कहते हैं ना कि आउटसाइड बॉल चली गई उस लाइन से, जो गोल लाइन जिसको कहते हैं, उसके बाहर चली गई. बट कतरियों ने जो है वो बॉल अंदर लेकर आई और उन्होंने जो है ना वो गोल स्कोर कर दिया. और यार आई मीन देयर वाज सच क्लियर एविडेंस, लेकिन उसके बावजूद ये गोल दिया गया. एंड उसकी वजह से जो है वो इंडिया इस दौड़ से जो है वो बाहर हो गया. सो they must be very disappointed with what happened. I think India would still, अगर ये मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता, India would still haven't qualified. लेकिन amazing यार, amazing. I mean seriously, अफगानिस्तान actually कल वो भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली 81st मिनट में गोल खा गया फ्रॉम Kuwait और वो 1-0 से जो है वो हारे. अफगानिस्तान एक्चुअली प्लेड वेल इन दिस क्वालिफिकेशन ग्रुप. उन्होंने भारत को जो है वो एक मैच में शिकस्त भी दी थी. तो ये जी कुछ एशियन क्वालिफिकेशन की बात थी. चलिए से आप लोगों के कुछ फेसबुक के मैसेजेस पे हम जो है वो नजर डाल लेते हैं. एंड देन परवेज अहमद खान, थैंक यू. और देन वी हैव गॉट कौन है जल्दी से, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था. फहीम कहते हैं लट्टू घुमाना. लट्टू घुमाना अभी बड़ा मशहूर गेम था यार, वो वाला जबरदस्त था. प्लीज मोटिवेट ऑल फॉर ट्री प्लांटेशन. फारूक असगर कहते हैं दरख्त लगाएं भाई, दरख्त लगाएं, सदका जारिया है, सवाब मिलेगा आपको. फैसल सगीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, हाजिरी लगा दें अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिंगल बॉल भी नहीं देखी कल के मैच की. वेरी गुड वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम जी, बचपन की याद आ गई. एमडी मलिक कहते हैं ओके. लुबना महमूद थैंक यू. डॉक्टर शैला थैंक यू. इनामुल्लाह ज़हीम बहुत शुक्रिया. और देन वी हैव गॉट आसिया अरशद, वालेकुम अस्सलाम. फैजानुर रहमान कहते हैं बजट एक्सपेक्टेशन, मजीद टैक्स लगा तो सैलरी क्लास बाहर निकलेगी. बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, कोई चांस ही नहीं है. ज़िया अनवर साहब तफसीली मैसेज आपने भेजा है और आप कहते हैं जी आई वाज फाइनली एबल टू विजिट गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा अप टू खुंजराब, टचिंग स्कर्दू फॉर अ कपल ऑफ डेज. नो वंडर हुंडा इज अ मैजिकल विद स्काई स्क्रैपिंग माउंटेन्स. पासू कोन्स, स्कर्दू इज अ बिट डिफरेंट वर्ल्ड विद मोर ब्यूटी. सम कॉन्स हाउएवर, नो पुलिस और गवर्नमेंट रिट. Whole GB is flooded with non-custom, I think stolen vehicles. अरे नहीं सर, non-customs are not stolen vehicle. ये बात ना करें सर. ये गिलगित बल्तिस्तान की ट्रीटी है विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आपके जो बहुत सारे कबायली इलाके थे उनकी ये ट्रीटीज थी. बहुत सी प्रिंसली स्टेट थी. स्वात में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देवर नॉन-कस्टम पेड व्हीकल्स. आई डोंट नो दे स्टिल देयर और नॉट. तो इस तरह तो इसको हम नहीं कर सकते. वो उनकी एक कानून था मुल्क के साथ और जो है जिसकी वजह से वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज उन लोगों को पे नहीं करनी पड़ती. देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट बट नो हाईवे पुलिस ऑन एंटायर रूट टू हेल्प और गाइड ट्रैवलर्स. एट द चाइना बॉर्डर खुंजराब देयर इज ओनली चाइनीज फ्लैग एंड सीम्स वी हैव नथिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू डिस्प्ले. क्या बात करते हैं सर, हमारे पास वी हैव द हाईएस्ट ATM इन द वर्ल्ड देयर. पता नहीं काम करता है या नहीं करता, लेकिन खैर चलें जी. Many things and tips more I'll be happy to share with anyone. Sunriser is willing. Feel free to message. चलो जी, that is great. इसके अलावा अल्ताफ बेग कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, गली में इंसानों के रहने की जगह नहीं है, ऊपर से एक कैमल और 7 गाय जो हैं वो भी बांधी गई हैं. बिलीव मी कार भी नहीं निकल सकती. विश टू शेयर द पिक ऑफ माई स्ट्रीट. बकरा ईद के नाम पर ज़हनी अजियत. पता नहीं यार कब हम, अल्लाह करे कभी हो इस तरह हम पाकिस्तानी ये बात समझ जाएं कि वाकई आपने दुरुस्त बात फरमाई कि बकरीद के नाम पे जो हमने जो बकरीद का हाल किया और उसको वाकई एक ज़हनी अजियत में तब्दील कर दिया है. बात करते हुए भी डर लगता है, लोग कहेंगे यार कहीं आप, ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तानियों का दीन के हवाले से बहुत मायोपिक व्यू है और ज़रा एहतियात ही करनी चाहिए इन चीज़ों के हवाले से. अच्छा जी, आप कहते हैं खुरम शहजाद कहते हैं अदील भाई साइम अयूब आखिर कब चलेगा. सेकंड, क्या इंडिया डिलिबरेटली हार सकता है USA से? नहीं, इंडिया USA से डिलिबरेटली हारेगा तो नहीं, बट ये जरूर हो सकता है कि इंडिया ज्यादा जो है वो ना करने दे. लाइक द मार्जिन ऑफ डिफीट वुड बी छोटा सा, नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया ना, दे जस्ट डिमोलिश एनी वन देयर. बट बहरहाल अच्छा भाई, ये अपडेट्स आ रही हैं इस वक्त मेरे पास. डॉक्टर नदीम का कहना है कयूमाबाद इज क्लोज ड्यू टू वुकला धरना. वुकला जो है वो धरना दे रहे हैं कयूमाबाद में. अब ये क्लोज किस बात पे दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है. फैसल लहड़ी साहब कहते हैं सनसेट बुलेवार्ड DHA इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द दिल्ली कॉलोनी टुवर्ड्स कोरंगी रोड. कोरंगी रोड इज ब्लॉक्ड फ्रॉम डिफेंस मोड टू इम्तियाज. बोथ वेज अवॉइड कोरंगी रोड. सीम्स टू बी अ प्रोटेस्ट. यस, इट इज अ वुकला प्रोटेस्ट. तो जल्दी से शाबाश अगर आप लोग कयूमाबाद, कोरंगी रोड वगैरह और ये जो शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑल द वे टू कयूमाबाद एंड इम्तियाज सुपर स्टोर, तो जल्दी से आप लोग शाबाश अपने गूगल मैप्स निकालिए. लेकिन इन सड़कों पे अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो फिर तो
अब आप फंस गए हैं, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप अभी तक नहीं फंसे हैं और अपने घर से निकल रहे हैं तो फौरन अपने गूगल मैप्स निकालिए और जरा कंडीशन देखिए. इस वक्त वुकला ने धरना दिया हुआ जिसकी वजह से कयूमाबाद चौरंगी जो है वो ब्लॉक हो गई है और काफी सारे लोग इस वक्त परेशान हो रहे होंगे. सो चलें जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर योर मैसेज. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ज़ाहिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के साहबजादे के हवाले से है. जो बाइडन के साहबजादे जिनका नाम है हंटर बाइडन, उनको जो है वो डेलावेयर की एक कोर्ट की जूरी ने जो है वो गिल्टी करार दिया है, यानी उनको कसूरवार करार दिया है. किस चीज के हवाले से ये आपको मैं बताता हूँ. सीन का है कि भाई ये जो है ना हंटर बाइडन जो है ये नशई थे एक जमाने में. इनको बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एडिक्शन था और वो एडिक्शन इनका जो था वो था कोकीन का और क्रैक. और हुआ ये सीन के कहते हैं ये जी अपने लाइफ के बड़े डिप्रेसिव फेज में ये गुजर रहे थे और कहते हैं कि इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिन्होंने उसमें एडिक्शन का जो है वो जिक्र किया और बताया ये कि जी मैं 3 दिन में एक दफा लिया करता था, फिर मैंने रोजाना लेना शुरू कर दिया. देन आई मूव द डिप्रेशन कंटिन्यूड राइजिंग एंड आई वाज टेकिंग कोक एवरी आवर. हर घंटे जो है वो कोक ले रहे थे. नाउ कोकेन यूज करने पे इनको सजा नहीं मिली है. सजा इनको किस चीज के ऊपर मिली है वो ये हुई है कि इन्होंने 2018 में एक असलहे का लाइसेंस या एक असलहा जो है वो लेने की कोशिश की थी और कामयाब भी हुए थे. और वो जो उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ता है उस रियासत में, डेलावेयर में काफी सख्त गन लॉज हैं. इट्स ब्लू स्टेट ऑफ कोर्स. डेमोक्रेटिक जो रियासतें होती हैं वहां पे अमूमन गन लॉज जो हैं वो सख्त होते हैं. So, उन्होंने ये असलहा हासिल करते हुए जो फॉर्म भर रहे थे तो उसमें उन्होंने अपने ड्रग एडिक्शन के हवाले से नहीं बताया. सो जो प्रोसिक्यूशन था उसने बड़ा जबरदस्त ये केस किया और उसने जो है वो ये बात साबित की कि जो बाइडन साहब जो हैं इनके बेटा कोकेन लेता था, उस एडिक्शन का यह हिस्सा था. और वो आराम से प्रूव करने के बाद, उनको प्रूव करने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनकी साबिक अहलिया, उनकी साबिक गर्लफ्रेंड वो सब वहाँ पर मौजूद थी. उन्होंने इस बात की गवाहियाँ भी दी कि जी ये ड्रग्स लेता था, ठीक है जी फाइन. और इनको जूरी ने एक दिन डिलिबरेट किया एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड दैट ही इज इन फैक्ट गिल्टी. और अब इनको जो सजा अभी फौरन नहीं सुनाई दी गई है और उन्होंने बेसिकली सजा सुनाने के लिए उन्होंने कोई 4 महीने शायद लगेंगे सजा सुनाते सुनाते. लेकिन बहरहाल जो बाइडन की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस हवाले से सामने आ गई है और जो बाइडन ने जो है वो ये बात बोली है दैट उन्होंने बोला ये कि आई एम द प्रेसिडेंट बट आई एम ऑल्सो अ डैड. मेरे बेटे ने डेलावेयर तो क्या एम्स्टरडैम में भी कभी कोकेन यूज नहीं की. अच्छा नहीं सॉरी ये तो पाकिस्तान में होता है, सॉरी. हाँ, जिल इज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका. जिल एंड आई लव आवर सन एंड वी आर सो प्राउड ऑफ द मैन ही इज टुडे. अच्छा जी, वी एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द केस एंड कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट द जुडिशियल प्रोसेस एज हंटर कंसिडर्स एन अपील. तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारा बेटा है और उसने बड़ी मेहनत की अपने आप को इस ड्रग एडिक्शन से निकालने के लिए. हाउएवर हम ये जो कन्विक्शन है इसको हम कबूल करते हैं बिकॉज जाहिर है जी आपको पता है अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट खैर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी जो है वो कल यही बात बोली कि इससे साबित यह हुआ कि नो वन इज अबव द लॉ. कोई भी जो है वो कानून से बढ़तर नहीं है. और ये देखें, अगर कभी आपको इस बात का ज़ाहिर है अक्सर हम जिक्र भी करते रहते हैं, लेकिन ये मुल्क तरक्की क्यों कर जाते हैं ऐसे ममालिक जो हैं, उसकी जो रूल ऑफ लॉ है दैट्स द नंबर 1 थिंग कि कानून सबके लिए बराबर है, आप जितने भी बड़े आदमी हो. अफसोस होता है ज़ाहिर है फिर अब आप अपने मुल्क से कंपेयर करते हैं इन चीज़ों को कि हमारे यहाँ तो एक ब्यूरोक्रेट का लौंडा जो है वो ही इतना बड़ा बदमाश होता है, कानून मुल्क का उस पर अप्लाई नहीं होता. मुल्क के सदर वजीर आजम तो बहुत दूर की बात. सो बहरहाल जी ये अब जो बाइडन, ज़ाहिर है सवाल यही पैदा होता है कि जो बाइडन साहब के इलेक्शंस के ऊपर क्या ये चीज़ असरअंदाज हो सकती है. कहीं ऐसा ना हो कि इनके साहबजादे की कन्विक्शन, अच्छा इसमें कन्विक्शन तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन क्योंकि ये जो हंटर बाइडन है, जो इनका बेटा, नालायक बेटा, वो क्योंकि कोई सीरियल फैलन नहीं है, यानी वो कोई और इससे पहले उसको इस तरह की कोई सजाएं नहीं हुई हैं. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो चीज़ अप्लाई होती है, डोनाल्ड ट्रंप का भी ख्याल ये कि ही कैन गो टू जेल, लेकिन उनको नहीं भेजा जाएगा बिकॉज उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है. तो हो सकता है जज जो है वो एक कंपैशनेट इस पे व्यू ले सकता है. इवन दो आई नो कि एक सियाह फार्म डेमोक्रेट जज वहां बैठा हुआ है न्यूयॉर्क मैनहट्टन की उस अदालत में एंड ही विल शो नो कंपैशन टू डोनाल्ड ट्रंप.
लेकिन इस केस में जो है हंटर बाइडन में इनको कुछ आसानी मिल सकती है और उनको शायद कुछ कम्युनिटी टाइम, कुछ प्रोबेशन, कुछ इस तरह का पीरियड वो सर्व कर सकते हैं एंड मे बी वो शायद जो है वो नहीं जाएं टू जेल, लेकिन कन्विक्ट तो हो गया है, यानी अब इन पे इल्जाम तो लग गया, तो क्या इलेक्शन पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? Well, that remains to be seen. अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में, काफी ज्यादा टाइम, अभी तो हम जून में बैठे हुए हैं और इलेक्शन तो आपको पता है नवंबर में होने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सजा कहीं अक्टूबर में उनको दी जाए और ये मामला फ्रेश हो, बिकॉज 4 महीने की जो है ये बात कर रहे हैं, तो 4 महीने तो होते होते अक्टूबर हो जाएंगे, अभी हम नवंबर 6 महीने में बैठे हुए हैं. बट बहरहाल चले जी, ये है सूरत हाल. इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ऑफ कोर्स दुनिया में ये है. आज दूसरी जो बड़ी खबर है ऑफ कोर्स फलस्तीन. हमने कल इस हवाले से बात की थी, जो अमन मुआहिदा या एक अमन प्रपोजल, जो बाइडन का ही जिक्र यहाँ पर आता है कि वो जो उनका अमन मुआहिदा था, क्या वो होगा या नहीं होगा. अच्छा, हमास की जानिब से जो है वो इस पे जवाब आ गया है. हमास, अगर आपको याद हो, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के फौरन बाद, सलामती कौंसिल की करारदाद के फौरन बाद उनकी तरफ से एक गुडविल का मैसेज आया था, उन्होंने इसको वेलकम किया था. अब हमास का जो है वो जवाब आ गया है, और जो इंटरलोक्यूटर हैं इस पूरे मामले में, जो कि कतर है और इसके अलावा इजिप्ट है, हमास का ये कहना है दैट दे वांट अ कंप्लीट सीज फायर, दे वांट अ कंप्लीट हॉल्ट टू द वॉर, बिकॉज हमास को ये फियर है कि अगर उन्होंने फर्ज करें कि वो बंदे वापस कर दिए जो यरगमाली उनके पास हैं, लेट्स से इफ दे रिटर्न दोज यरगमालीज, या मेरा मतलब है जो कैप्टिव्स हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल उसके बाद एक फाइनल ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देगा, बिकॉज ये जो यरगमाली लाना था ये इनका मास्टर स्ट्रोक था. इस चीज के हवाले से वो एक ऐसा उन्होंने जो है ना एक क्रिएट कर दिया था हुक, जिसकी वजह से इसराइल रियली कांट गो ऑल आउट, बिकॉज वो अपने फिर सारे बंदे जो है वो मरवा देगा, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी पॉलिटिकली अनपॉपुलर. सो बहरहाल हमास की तरफ से जो है वो ये जवाब आ गया है. और इसके अलावा इससे पहले एंथनी ब्लिंकन ने वैसे ये बात बोली थी दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर हमास's रिस्पॉन्स. अभी तक बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जो है वो कोई इस पे प्रॉपर जवाब नहीं आया है. आपको पता है कि उनके लिए काफी बड़ा सियासी मसला, आई थिंक हम प्रोग्राम में पहले भी काफी दफा ये बात कर चुके हैं. सो लेट्स सी अब इसके हवाले से क्या होता है. एक सेकंड जरा प्लीज रुकेगा. हाँ जी, सॉरी, जोश खिताबत में मैंने जो माउस है वो गिरा दिया था, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर हम आ गए हैं और आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इसके बाद. वापस आके और भी इश्यूज पे बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे का भी कल नंबर आ गया है, सो वी लुक इनटू दैट एज वेल, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. चलें भाई, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कल आ गया, रिलीज कर दिया. इट्स अ प्री बजट डॉक्यूमेंट, नेचुरली थी बजट की तैयारियां. अब तकरीबन बजट तो खैर ऑलमोस्ट बन गया होगा, लेकिन ऑनेस्टली आई मीन बजट की इंपॉर्टेंस तब हुआ करती थी व्हेन वी वर अ प्रॉपर कंट्री. अब आपको पता है कि हम प्रॉपर कंट्री तो है नहीं, तो इसलिए जरा बजट की भी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती खास, बिकॉज हमें पता है बजट के बाद मिनी बजट से मिनी बजट जो है वो आते रहते हैं. छोटी मोटी सरकार जो है वो टॉगलिंग तो करती रहती थी, लेकिन अब आपको पता है बाकायदा 3-4 महीने 5 महीने बाद कोई ना कोई एक मैसिव सी चीज आ जाती है, IMF की नई डिमांड आ जाती है, कोई इस तरह सिलसिला आ जाता है. इसलिए बजट की वो जो सैंक्टिटी एक जमाने में हुआ करती थी वो अब नहीं रही है. अच्छा, इकोनॉमी में बात करने से पहले गाइस, आई मीन दिस ट्रैफिक इज इन अ मेस राइट नाउ. अगर आप बलोच कॉलोनी वो जो फ्लाई ओवर है उसको लेकर शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से कयूमाबाद जाना चाहते हैं, दिस ट्रैफिक इज इन अ वेरी वेरी बैड सीन राइट नाउ. कोई प्रोटेस्ट चल रहा है कयूमाबाद पे, लॉयर्स का बताया ये जा रहा है, और हमें जवाद साहब ने भी अभी कुछ ट्वीट्स भेजे हैं. कहते हैं केपीटी इंटरचेंज एंड अख्तर कॉलोनी रोड कंप्लीटली क्लोज्ड ड्यू टू अनदर रोड. अच्छा, द रोड इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, नो एंट्री और एग्जिट इनटू डिफेंस. दोज हु आर कमिंग टू द ऑफिस शुड टेक द कालापुल रूट. कोरंगी क्रॉसिंग इज ब्लॉक्ड ऑफ एज वेल. सो यानी काफी सारी जगहों पे कोऑर्डिनेटेड कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं. कोरंगी क्रॉसिंग भी ब्लॉक हुई भी है इसके, क्योंकि अगर आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने का इरादा है तो वहाँ पे भी जो आपका आगे की तरफ CBM वाला जो रोड है, यानी वहाँ जाना भी इस वक्त मुश्किल है. कयूमाबाद भी बंद है. सो गाइस, इफ यू विश टू गो टू DHA, जो अगर आप DHA फेज 1-2 के लिए जो है, और आप ओल्ड सिटी से आ रहे हैं, और आपको ओल्ड सिटी से मुराद ये नाज़ाबाद और ये वाले एरिया से अगर आप आ रहे हैं शारा फैसल से, सो यू विल हैव टू टेक द FTC वाला रूट वहाँ पे उन एरियाज को जाने के लिए, बिकॉज इस वक्त सिचुएशन काफ़ी गंभीर लग रही है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो इस वक्त इन जगहों पे नज़र आ रहा है. और हमारे दोस्त आमिर एजाज साहब ने भी तस्वीर भेजी, और मुझे लग रहा है कि अब ये ट्रैफिक जाम बढ़ते बढ़ते जो है शारा फैसल तक पहुँच चुका है. सो वेल पाकिस्तानियों,
आज के दिन तनख्वाहदार तबको, बिकॉज देखो सेठ तो अभी तक उठा नहीं होगा, सेठ तो सो रहा होगा, सेठ तो 11-12 बजे दुकान खोलता है अपनी. तुम तनख्वाहदार लोग जो हो, तुम गुलाम लोग, आज तुम पे टैक्स भी बहुत ज्यादा लगने वाला है. आज बजट भी प्रेजेंट होगा, जो भी होगा सिलसिला. लेकिन उससे पहले आज जरा कराची की सड़कों पे जरा जलील और ख्वार और हो. निकलना तो तुम्हें है ही नहीं वैसे भी, बस तो फिर जब निकलना नहीं तो फिर जलील हो थोड़े से. तो आज काफी ज्यादा मसला चल रहा है भाई. और व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट इफ अगर अभी आप घर से बाहर निकले तो जरा अपना रीरूट कीजिए, अपने आप को रीराउट कीजिए. इनफैक्ट रीरूट इज अ प्रीटी ओल्ड फैशन वर्ड. रीराउट कीजिए अपने आप को. सो या चलें जी, अब बात करते हैं जरा इकोनॉमी के हालात पतले हैं, आपको पता है यार. और पिछले 2-2.25 साल से अभी ये कंपैरिजन, डॉन ने आज अपने फ्रंट पेज पे अच्छा कंपैरिजन दिया है, व्हिच एक्चुअली टेल्स यू कि यार मामलात क्या चल रहे थे और कहां से कहां आ गए बेवफा तेरे प्यार में. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 5 years, उन्होंने कोविड वाले साल से जो है वो कंपैरिजन शुरू किया है. उन्होंने 5 साल परफॉर्मेंस बताई है. अच्छा, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4%, महज सिर्फ 2.4%, which is definitely not satisfactory for a huge economy like a huge country like Pakistan. और अब इतने से तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ती है यार, जितने से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है. लेकिन खैर एनीवे, तो 0.9% से हमारी इकोनॉमी स्क्वीज हुई थी ड्यूरिंग द कोविड डेज. लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छा कमबैक मारा 5.8 और 6.2% का. लेकिन फिर पीडीएम गवर्नमेंट के पहले साल में पाकिस्तान में एक बार फिर से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, -0.2% पे. अब जो है वो 2.4% पे ये नंबर आया है. बट नेचुरली ये नंबर आगे चल के रिवाइज होगा. पिछले साल भी इकोनॉमी जो है वो 1% से पहले ग्रो हुई थी, लेकिन फिर जो रिवाइज नंबर्स आए थे आफ्टर द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, बिकॉज देखिए अभी जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये तो आपकी कोई 9 महीने की परफॉर्मेंस जो हुकूमत की होती है वो होती है. फिर अभी आखिर के इसमें 3 महीने जनरली शामिल होते नहीं है. वो जब बाद में रिवाइज नंबर्स आते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, तो आमतौर से थोड़ा ऊपर नीचे जो है नंबर हो जाता है. लास्ट ईयर 1% से ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन बाद में रिवाइज नंबर शोड दैट वी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड द इकोनॉमी. कॉन्ट्रैक्टेड. एग्रीकल्चर ने इस बार पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा लिया. अगर एग्रीकल्चर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो नहीं करता तो पाकिस्तान इस बार फिर शायद कोई 0 या 0.6% ग्रोथ जो है वो शो कर रहा होता. 3.9%, 3.5%, 4.2%, 2.3%, 4 साल की ये परफॉर्मेंस थी. लेकिन इस साल एग्रीकल्चर ग्रू बाय 6.3%. लेकिन ये नंबर अभी फिलहाल इस साल का है. अगले साल के जो हालात लग रहे हैं वो इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं. द वे वी हैव मेस्ड अप आवर एग्रीकल्चर सेक्टर दिस ईयर. सर्विसेज की बात करें, कोविड के दिनों में -1.2% से सर्विसेज सेक्टर हमारा कम हुआ था. सर्विसेज से मुराद बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरलाइंस, शिपिंग, ये सारी चीजें जो आती हैं. 5.9% से कम बैक मारा उसने पोस्ट कोविड. देन 6.7% इन द फाइनल ईयर ऑफ पीटीआई's गवर्नमेंट. But then it was flat at 0.01%, and then this year it grew by a meager 1.2%. अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो कोविड के दिनों में योर इंडस्ट्रियल सेगमेंट इट श्रैंक बाय 5.8%, लेकिन फिर एक जबरदस्त कमबैक मारा 8.2%, और फिर 7% की ग्रोथ रेट जो है इवन 2 years आफ्टर कोविड. ये पीटीआई का जो आखिरी साल था. बट फिर उसके बाद पिछले साल -3.7%, और इस साल almost flat at 1.2%. So that is the situation. Inflation का नंबर भी जो अगर हम बताते चलें आपको, तो कोविड के दिनों में 10.7% inflation. It fell down to 8.9%, then 12.2% in the final year of PTI government. But last year it was 28.2%, and this year इब्तिदाई 9 महीने में it was 26%. So इस अगले साल का टारगेट जो है वो मेरे ख्याल से आई थिंक उन्होंने शायद कोई 14 या 15% का मेरे ख्याल से रखा हुआ है. इन्फ्लेशन 12% का मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन टारगेट रखा, जिस तरह का उन्होंने किया है. सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन किस कॉस्ट पे पाकिस्तान पे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है. इकोनॉमीज की आपने जो है ना वो लिटरली गला दबा दिया है, स्क्वीज कर दिया है, चोक कर दिया है उनको. पाकिस्तान की आपको पता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद जिस बेईमाना अंदाज से ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट रही, आज तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, बट ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर मेस वी आर इन. एंड देन ऑफ कोर्स क्या बात है जनाब, इसहाक डार तो एक लेजेंडरी आदमी है, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी मैनेज की, वी ऑल नो अबाउट दैट. एंड देन फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका एक बहुत ही लंबा पाकिस्तान में एक अनकैरेक्टरिस्टिकली लंबा जो है वो टाइम दिया गया खेलने को. सो ये है जी सूरत हाल. द वेरी सैड थिंग इज दैट कोई आगे बेहतरी नजर आ भी नहीं रही है. आई मीन हमें बताया ये गया था, हमें वादे किए गए थे आज से कोई 2-2.25 साल पहले कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर वो 50 हो गए, फिर वो 25 के बाद 10 हुए, फिर 5.5 हुए,
और एक ढेला अभी तक नहीं आया है. सिर्फ अगर गो पेट्रोलियम में आरामको की इन्वेस्टमेंट को आप कहते हैं कि ये कोई अचीवमेंट है तो आपको बहुत मुबारक हो, वेल डन सर. तवातुर के साथ दौरे हुए, इंतहाई हाई लेवल के डेलीगेशंस के पाकिस्तान अभी गए हमारे दोस्त ममालिक में, बट वी गॉट नथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ दैट, एब्सोल्युटली जीरो. अगर कुछ हुआ भी है तो कम से कम वो मटीरियलाइज बजट से पहले नहीं हो पाया. नॉट इवन अ सिंगल रुपी ऑफ कमिटमेंट इन द सेंस, वो MOUs तो मैं आपको $1 ट्रिलियन के दिखा दूंगा MOUs, बट व्हाट अबाउट द एक्चुअल मनी, हार्ड मनी कमिंग इन? नो, इट वोंट कम, बिकॉज ज़ाहिर हुकूमत ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुकी है. मुसद्दिक साहब कह चुके हैं वी हैव गॉट नथिंग प्रिपेयर्ड, वी हैव गॉट नथिंग टू सेल टू द इन्वेस्टर, हम क्या बेचेंगे उसको. सो बहरहाल, सो द थिंग इज दैट द प्रेशर्स आर देयर. ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट जिसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, वी ऑल नो अबाउट इट, वो कितने अरसे तक इस प्रेशर को बर्दाश्त करती रहेगी, क्या रहेगा सिलसिला. ये साल ज़ाहिर है फिस्कल ईयर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, अपेरेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही होगी, बट क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे सही मानों में? इंडस्ट्री का कारखाना चल जाएगा. कल एक बड़ी मेजर इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठा, दैट दे आर राइट नाउ वर्किंग एट 20% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. 20% ऑफ द कैपेसिटी. इट्स अ मेजर इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. अल्लाह खैर करे इस मुल्क पे. चलें जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों से होगी मेरी मुलाकात. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.